नमस्ते। कल सुप्रीम कोर्ट ने सुशांत सिंह के केस में एक बड़ा ही ऐतिहासिक वर्डिक्ट सुनाया। तो एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ हमारे दिमाग में कुछ प्रश्न आए हैं और मेरा मानना है कि आप लोगों के दिमाग में ये प्रश्न आए होंगे। अगर वो 3 प्रश्न जो हमारे दिमाग में है उसको सबसे पहले मैं रख दूं। पहला प्रश्न, जबकि यह घटना मूल रूप से बांद्रा मुंबई की है, जहां पे सुशांत सिंह रहते थे, अपने एक्टिंग का कारोबार करते थे और वहां पे उनकी अननेचुरल डेथ हुई है, तो ऐसे में पटना में एफआईआर होना कैसे संभव हुआ? क्या इस पूरी प्रक्रिया में कानून पूरी तरह बदल दिया गया? पहला प्रश्न। अब दूसरे प्रश्न पे आते हैं। हम सबों को मालूम है कि सीआरपीसी में धारा सेक्शन 406 सुप्रीम कोर्ट को यह पावर देता है कि वह एक स्टेट से दूसरे स्टेट एक केस को ट्रांसफर कर सके दूसरे स्टेट में। तो इस केस में क्या 406 में जो पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में गई थी वह टेक्निकली करेक्ट पिटीशन थी? इस बात को इसमें ध्यान रखने की बात है कि चाहे वो बॉम्बे हो चाहे वो पटना हो, बॉम्बे में इंक्वायरी चल रही थी अननेचुरल डेथ के केस के कारण, पटना में एफआईआर हो गया था और एफआईआर होने के बाद इन्वेस्टिगेशन इनिशिएट हो चुका था। तो ऐसे में क्या 406 के अंदर में इन्वेस्टिगेशन एज सच को या इंक्वायरी एज सच को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसफर किया जा सकता है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट? दूसरा प्रश्न यह रहा। अब तीसरे प्रश्न की ओर आते हैं। हम सबों को मालूम है फेडरल स्ट्रक्चर में जो पुलिस और कानून व्यवस्था है वह स्टेट के पास है। तो जब स्टेट के पास है तो स्टेट के मैटर को बिना स्टेट के कंसेंट से क्या किसी सेंट्रल एजेंसी को भेजा जा सकता है? यहाँ यह ध्यान देने वाली बात है कि सिर्फ बिहार सरकार ने यह अनुशंसा की थी सेंट्रल गवर्नमेंट से कि मसले की जो जांच है वह सीबीआई से कराई जाए। इस मसले में बॉम्बे, महाराष्ट्र शुरू से ही सीबीआई के विरोध में थी, वो कहती थी हम सक्षम हैं। तो ये 3 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इन 3 प्रश्नों को एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ मुझे लगता है कि आप लोग भी समझना चाहते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि क्या ऐसे में जो फैक्ट्स हैं, इस फैक्ट्स के अंदर में पटना के अंदर एफआईआर करना कानूनी तौर पे वैध कितना था और कैसे था? देखिए, इस चीज को समझिए। जो 174 का जो रिस्ट्रिक्शन होता है वो लोकल पुलिस का होता है। वो 174 के अंदर अननेचुरल डेथ के केस के अंदर में पुलिस की यह ड्यूटी होती है कि वह इन्वेस्टिगेट करे, जांचे कि आखिर अननेचुरल डेथ का कॉज ऑफ डेथ क्या था, कारण क्या था। तो स्पष्ट रूप से जो बॉम्बे की स्थिति थी वहां पे 56 लोगों का स्टेटमेंट इस बात के लिए लिया गया था, इस इंक्वायरी में लिया गया था जहां यह इनको सुनिश्चित करना था कि कॉज ऑफ डेथ क्या था। अभी तक यहां एफआईआर नहीं हुआ था। दूसरी बात, अब पटना की ओर आते हैं। पटना में जो एफआईआर हुआ था वह एफआईआर मूलतः 2-3 विषयों को लेकर के था। एक विषय यह था उसके अंदर में कि यह क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट था, पैसे की हेरफेर, मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स था, पैसे का हेरफेर, चीटिंग था। तो ऐसे में जो ये कॉज ऑफ एक्शन पटना में था, यह कॉज ऑफ एक्शन इस पे इन फैक्ट्स पे डिपेंड था कि भाई ये जो चीटिंग का केस है या मिसअप्रोप्रिएशन का केस है या क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का केस है, क्या इससे संबंधित कुछ कॉज ऑफ एक्शन पटना में भी है? तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है कि कॉज ऑफ एक्शन का जो कॉन्सेप्ट है, जिसको हम बंडल ऑफ फैक्ट्स कहते हैं, गिविंग राइट टू द अदर पार्टी टू इनिशिएट प्रोसीडिंग अगेंस्ट अनदर पार्टी, तो उसको बारे में कहा गया है कि यह एलियन टू द क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस नहीं है। क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस में भी कॉज ऑफ एक्शन का एक अपना महत्व होता है। और जब क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट या मिसअप्रोप्रिएशन का केस कहीं बनता है तो निश्चित रूप से ऐसे केस में अकाउंटिंग की बात आती है, अकाउंट फॉर करने की बात आती है। तो यह कंप्लेनेंट चूंकि पटना में था इसीलिए वह एफआईआर वैध था। तो जो प्रथम प्रश्न का उत्तर है कि डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट कि सुसाइड के केस में जो प्लेस ऑफ अकरेंस बॉम्बे था, उसके बावजूद भी चूंकि पटना का मुकदमा
क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स था, इसलिए वहां पे एफआईआर मेंटेनेबल था। अब दूसरे प्रश्न की ओर आते हैं। 406 सीआरपीसी में जो सुप्रीम कोर्ट का पावर है वो सबको पता है, वो केस ट्रांसफर करने का है, इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन ट्रांसफर करने का नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा स्पष्टता के साथ कहा कि भाई 406 तो यहां ला ही नहीं करता है, क्योंकि एक भी जगह पे, चाहे वो पटना हो चाहे बॉम्बे हो, कोर्ट ने ऑफेंस का कॉग्निजेंस नहीं लिया है, मसला कोर्ट के पास नहीं है। तो यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट में जो 406 की पिटीशन पड़ी थी रिया चक्रवर्ती के द्वारा, वह पिटीशन डिसमिस कर दी गई। अब तीसरे प्रश्न की ओर आते हैं कि भाई जब फेडरल स्ट्रक्चर का यहाँ कॉन्सेप्ट है और क्राइम का इन्वेस्टिगेशन और पुलिस का मसला स्टेट के डोमेन में आता है, लिस्ट 2 का मसला है, तो ऐसे केस के अंदर में, ऐसी स्थिति में कि आप सीबीआई को जो इन्वेस्टिगेशन ट्रांसफर कर दिया गया, सिर्फ बिहार के अनुमोदन पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने सीबीआई को मैटर भी दे दिया और सीबीआई ने एक एफआईआर रजिस्टर भी कर लिया। ऐसी स्थिति में क्या वो जो बॉम्बे वाला मसला था बिना स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के कंसेंट से सीबीआई को सौंपा जा सकता था? तो देखिए, बॉम्बे वाले मसले में ये सबको मालूम है कि सीबीआई को अगर मसला जाना है तो स्टेट के डोमेन का पुलिस और इन्वेस्टिगेशन का मसला होने के कारण बिना उसके कंसेंट का नहीं जा सकता है। और बॉम्बे में जो मसला है उसके लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट अभी तक कोई कंसेंट नहीं दिया था। ये अलग बात है कि रिया चक्रवर्ती ने अपने मसले में जरूर से कहा था, अपने मैटर में, कि हाँ भाई मैटर में जस्टिस होना चाहिए और मैटर सीबीआई को जाना चाहिए, बिहार के पुलिस पर हमको कोई विश्वास नहीं है। फिर भी इस केस के अंदर में बिना महाराष्ट्र गवर्नमेंट के कंसेंट का मैटर सीबीआई को रेफर कर दिया गया। 142 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के पावर को का यूज करके, 142 में सबको मालूम है आर्टिकल 142 के अंदर में सुप्रीम कोर्ट को इनहेरेंट पावर है, कंप्लीट जस्टिस के लिए कोई भी ऑर्डर पास करती है, डायरेक्शन पास कर सकती है, तो इसमें उस पावर का इन्वोक किया गया। तो लॉ जो पहले से था वो वही है कि आप फेडरल स्ट्रक्चर होने के नाते जो पुलिस का मसला है, जो इन्वेस्टिगेशन का मसला है, वो एक्सक्लूसिवली स्टेट का जुरिस्डिक्शन है, डोमेन है, उसको अगर सीबीआई को हम रेफर करेंगे तो निश्चित रूप से उसमें स्टेट के कंसेंट की आवश्यकता होगी। लेकिन इस केस में चूंकि बिहार के कंसेंट से, बिहार के रिकमेंडेशन पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक सीबीआई को यह मैटर रेफर कर दिया था और वहां एक एफआईआर रजिस्टर की इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई थी, इसलिए यहां 142 का उपयोग करते हुए मैटर को, जो भी बॉम्बे का मसला था, उसको भी सीबीआई को सुपुर्द कर दिया गया। ये है टेक्निकल पार्ट, ये सोचा कि आप लोगों से शेयर कर लूं। मेरा मानना है कि यह जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।